नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर लता उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। समाज कार्य विभाग द्वारा गैर सरकारी संगठन के प्रबंधन की उन्नत रणनीतियों पर चलाई जा रही व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम देखेंगे कि गैर सरकारी संगठन अपनी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस व्याख्यान में हम नीति और योजना, रणनीतिक योजना के तत्व, रणनीतिक लक्ष्य और संगठन का स्वॉट विश्लेषण जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। चाहे आप एनजीओ के लीडर हों, स्वयंसेवक हों या एनजीओ के प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हों, यह वीडियो आपके लिए लाभकारी है। हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से इन सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनजीओ के प्रबंधन की रणनीतियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनजीओ जटिल और बदलते परिवेश में काम करते हैं। इसमें सफल होने के लिए ऐसी उन्नत रणनीतियों की ज़रूरत होती है जो मिशन को कार्यक्षमता के साथ जोड़े। इस वीडियो में हम रणनीतिक योजना, स्पष्ट नीतियों, लक्ष्य निर्धारण और स्वॉट एनालिसिस पर बात करेंगे। ये सभी टूल एनजीओ को जवाबदेह बनाए रखते हैं और संसाधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्वास्थ्य एनजीओ बिना रणनीति के बिखर सकता है, लेकिन स्पष्ट रणनीति हो तो वो सफलता की ऊंचाइयां भी छू सकता है। एनजीओ में नीति और योजनाओं के बारे में बात करें तो एनजीओ की रीढ़ नीति और योजना है, यानी पॉलिसी और प्लानिंग किसी भी एनजीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्थान की नीतियां एक नियम पुस्तिका की तरह हैं जो निर्णय लेने और संस्थान की स्थिरता को सुनिश्चित करती हैं। योजना आपके एनजीओ के बड़े दृष्टिकोण को क्रियान्वयन में बदलती हैं। दोनों मिलकर ही सफलता का रोड मैप बनाते हैं। नीतियां शासन, नैतिकता और हितधारकों के सहयोग को संबोधित करती हैं, जबकि योजना छोटी और लंबी अवधि की रणनीतियों को तय करती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर केंद्रित एक एनजीओ को स्वयंसेवकों के प्रबंधन के लिए नीतियां और स्कूल विस्तार के लिए योजना चाहिए। इसके बिना अव्यवस्था हो सकती है। आइए सबसे पहले हम इन्हें विस्तार से देखते हैं। तो नीतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? नीतियां क्या हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एनजीओ को एकजुट रखती हैं। नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि हर कदम संगठन के मिशन और मूल्य के साथ जुड़ा हो। नीतियां ही कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और दानदाताओं को मार्गदर्शन देती हैं, जिससे संस्थान में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, एक दानदाता पूछे कि उसका जो पैसा है वो कैसे खर्च हुआ, तो स्पष्ट वित्त नीतियां जवाब देती हैं। नीतियां जवाबदेही को भी बढ़ाती हैं, जिससे हितधारकों को एनजीओ की गंभीरता दिखती है। जैसे कि एक मानवाधिकार एनजीओ में नैतिक वकालत की नीतियां हो सकती हैं। और सबसे ज़रूरी है, नीतियों को बदलते समय के साथ अनुकूलित होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि एक प्रभावी नीति कैसे बनती है। एक शानदार नीति बनाना कोई जटिल विज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए सोच विचार होना चाहिए। प्रभावी नीतियाँ स्पष्ट, संक्षिप्त और सभी के लिए समझने योग्य होनी चाहिए। इसमें 4 मुख्य हिस्से होते हैं। उद्देश्य, यानी कि नीति क्यों है, ये किस पे लागू हो रही है, यानी कि इसका दायरा क्या है। प्रक्रियाएं क्या हैं, यानी कि ये कैसे लागू इन्हें किया जाएगा और इसे कैसे चलाया जाएगा। ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। नीतियों को समावेशी बनाने के लिए हितधारकों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और लाभार्थियों को शामिल करना चाहिए।
नियमित समीक्षा से नीतियां प्रासंगिक रहती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सफेम जैसी एनजीओ में फंड रेजिंग से लेकर के कार्यक्रम वितरण तक की सारी मजबूत नीतियां होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि जो ऑक्सफेम है एक वैश्विक संगठन है जो गरीबी और अन्याय को खत्म करने के लिए काम करता है। एक अच्छी नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं होती बल्कि विश्वास और दक्षता का उपकरण होती है। मतलब जो अगर नीति सही है तो जो भी आपका दानदाता है या लाभार्थी है वो आप पे विश्वास करता है और साथ ही साथ आपके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको दक्षता भी देता है। अब योजना या प्लानिंग की ओर बढ़ते हैं। रणनीतिक योजनाएं या रणनीतिक जो योजना है वो प्रक्रिया है जो एनजीओ को दिशा देती है। ये एनजीओ के मिशन को एक कार्य योजना में बदलने की प्रक्रिया है। रणनीतिक योजना संसाधनों जैसे धन और लोगों को आपके लक्ष्यों के साथ जोड़ती है। इसमें आपकी आंतरिक क्षमताओं और बाहरी अवसरों का आकलन भी होता है। ज़्यादातर योजनाएं 3 से 4 साल की होती हैं जो अल्पकालिक जीत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को संतुलित करती हैं। इसे हम गूगल मैप की तरह भी समझ सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि आपको जाना कहाँ है और कैसे जाना है। बिना योजना के एनजीओ अपने मिशन से भटक सकता है। आइए रणनीतिक योजना के प्रमुख तत्वों को समझते हैं कि रणनीति किन किन तत्वों से मिलकर के हम रणनीतिक योजनाएं बना सकते हैं। रणनीतिक योजना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये कई तत्वों से मिलकर के बनती है। सबसे पहले आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण और मिशन की ज़रूरत होती है जो दिशा तय करे। फिर हितधारक विश्लेषण से ये पता चलता है कि कौन इससे जुड़ेगा, यानी कि इस जो मिशन है इसमें कौन कौन शामिल होगा, यानी कि इसमें कौन लाभार्थी होगा, कौन दानदाता होगा। और इसके अलावा बाहरी कारक जैसे आर्थिक बदलाव है, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद संसाधन का आकलन कि ये जांचना कि हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितनी फंडिंग है, और अंत में निगरानी और मूल्यांकन का काम। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या काम किया है, इसकी जो प्रगति है उसको ट्रैक किया जाता है। रणनीतिक योजना का प्रत्येक तत्व एक मजबूत योजना बनाता है। उदाहरण के लिए एक पर्यावरणीय एनजीओ है, उसकी नई जो जलवायु नीति की जांच कर सकता है। ये तत्व सुनिश्चित करते हैं कि आपकी योजना यथार्थवादी और प्रभावशाली हो। अब हम ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं दृष्टिकोण और मिशन को, विज़न और मिशन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आपके एनजीओ का एक दृष्टिकोण और मिशन जो है, दृष्टिकोण और मिशन को हम एनजीओ के हृदय और आत्मा की तरह देख सकते हैं। दृष्टिकोण आपका बड़ा सपना है कि आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। मिशन बताता है कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दोनों को इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी संशय न रहे और ये सभी को प्रेरित करे। उदाहरण के लिए हम एमनेस्टी इंटरनेशनल का उदाहरण ले सकते हैं जो मानवाधिकार के लिए काम करता है। मानवाधिकार इसका मिशन है। उसके हर अभियान को मानवाधिकार प्रेरित करता है, क्योंकि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करता है। एक मजबूत दृष्टिकोण और मिशन आपकी योजना को केंद्रित रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर काम आपके उद्देश्य के साथ अलाइंड हो, यानी कि जुड़ा हो। ये सिर्फ कोई कागज में लिखे शब्द ना हो, आपके मार्गदर्शन का एक तारा बनना चाहिए इसे। आइए अब हम हितधारकों की भूमिका को समझते हैं। हितधारक वे व्यक्ति या समूह हैं जो एनजीओ के संचालन, लक्ष्यों या प्रभाव से प्रभावित होते हैं, या उस एनजीओ के जो लक्ष्य हैं उसका जो संचालन है उसको प्रभावित कर सकते हैं।
हितधारक में लाभार्थी, दानदाता, कर्मचारी, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसीज भी आती हैं। हितधारक विश्लेषण ये पहचान करता है कि वे कौन कौन और उनकी क्या क्या ज़रूरत हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी योजनाएं उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए एक स्वास्थ्य एनजीओ रोगियों, फंडर्स और स्थानीय क्लिनिकों का मानचित्रण कर सकता है। एनजीओ में हितधारक मैपिंग का मतलब ये है कि उन व्यक्तियों, समूहों, संगठन की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना जो एनजीओ के कार्य या परियोजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं या उसे प्रभावित करते हैं। यह समझने में मदद करता है कि उनके हित क्या हैं, उनका प्रभाव क्या है और उनसे कैसे जुड़ना है। शुरुआत में हितधारकों को शामिल करने से विश्वास और सहयोग बढ़ता है। बिना समुदाय की राय के सामुदायिक परियोजनाओं की योजना बनाना असफलता की गारंटी है। हितधारकों को शामिल करके आप ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो प्रभाव डालती हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। एनजीओ के लिए जो पर्यावरण स्कैनिंग है, ऐसा है जैसे कि हम यात्रा से पहले मौसम की जांच करते हैं या मौसम के बारे में पता करते हैं। इसके अंतर्गत बाहरी कारकों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय कारकों को समझा जाता है। इसके लिए एक विश्लेषण किया जा सकता है जिसको PESTLE पेस्ले के एक शानदार टूल से समझा जा सकता है। एनजीओ के लिए पेस्ले विश्लेषण एक रणनीतिक उपकरण है जो संगठनों को उनके बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण करने में मदद करता है और उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाता है। पेस्ले का अर्थ है P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, S फॉर सोशल या सामाजिक, T फॉर टेक्नोलॉजिकल तकनीकी, L फॉर लीगल कानूनी और E फॉर इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय। इसका मतलब ये कि ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय जो कारक हैं उनको दर्शाता है। उदाहरण के लिए नई सरकारी नीति फंडिंग को प्रभावित कर सकती है। नए दानदाता के साथ साझेदारी ये भी प्रभावित कर सकती है। गरीबी से लड़ने वाला एनजीओ अपने लाभार्थियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक बदलावों को नोटिस कर सकता है। ये कदम एनजीओ की योजनाओं को यथार्थवादी बनाता है। अब हम बात करते हैं आगे संसाधन के आकलन को हम समझते हैं, यानी कि जो रिसोर्स असेसमेंट है उनको हम समझते हैं। योजनाओं में संसाधनों का आकलन यानी कि आपके पास क्या है ये जाने बिना आप योजना नहीं बना सकते हैं। संसाधन आकलन आपके वित्तीय, मानवीय और भौतिक संपत्ति का जांच करता है। क्या आपके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं? क्या आपके पास पर्याप्त फंडिंग है? सही तकनीक है? ये कदम कमियों को पहचानता है, जैसे कि नए कार्यक्रम के लिए ज़्यादा अगर आपको स्वयं सेवकों की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए साक्षरता कार्यक्रम का विस्तार करना है। ऐसा कोई एनजीओ जो साक्षरता कार्यक्रम का विस्तार करना चाह रहा है, वो महसूस कर रहा है ऐसा, और उसे और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। संसाधनों को लक्ष्यों के साथ समायोजित करके आप सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं व्यवहार्य है। इसे ट्रैकिंग के लिए पैकिंग की तरह समझ सकते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बैकपैक में क्या क्या है। अब देखते हैं कि जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है, वो कैसे योजनाओं को ट्रैक पर रखती है। निगरानी और मूल्यांकन यानी कि मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन ये जानने का तरीका है कि आपकी योजनाएं काम कर रही हैं या नहीं। निगरानी वास्तव में जो समय है उसको वास्तविक समय में प्रगति को ट्रैक करती है, जबकि मूल्यांकन प्रभाव का आकलन करता है।
इसे रोड ट्रिप के दौरान जीपीएस जांचने की तरह समझ सकते हैं। प्रमुख प्रदर्शक संकेत जैसे कि सेवा प्राप्त करने वाले की संख्या सफलताओं को मापते हैं। उदाहरण के लिए एक स्वास्थ्य एनजीओ टीकाकरण दरों को ट्रैक कर सकता है। निगरानी और मूल्यांकन दाताओं जो दानदाता हैं और लाभार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ये रणनीतियों में सुधार करने में भी मदद करता है। मजबूत निगरानी और मूल्यांकन योजनाओं को परिणामों में बदलता है। अभी हमने देखा कि एनजीओ के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अब हम स्ट्रेटेजिक गोल यानी कि रणनीतिक लक्ष्य के बारे में समझते हैं कि रणनीतिक लक्ष्य क्या है। रणनीतिक लक्ष्य वो जगह है जहां योजना और वास्तविकता आपस में मिलती है। ये आपके मिशन को मापने योग्य परिणामों में बदलते हैं। अच्छे लक्ष्य को हम स्मार्ट से समझ सकते हैं। स्मार्ट यानी कि अगर हम SMART की बात करें तो S फॉर स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, M फॉर मेजरेबल यानी कि मापने योग्य, A फॉर अचीवेबल यानी कि उनको प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने के योग्य, और R फॉर रेलेवेंट प्रासंगिक, और T फॉर टाइम बॉन्डेड यानी कि समयबद्ध। उदाहरण के लिए 5 साल में हमें बाल मृत्यु दर को 20% कम करना है। ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। लक्ष्य आपके प्रयासों को केंद्रित करते हैं, चाहे वो कार्यक्रम का विस्तार हो, फंडिंग बढ़ाना हो। बिना लक्ष्य के एनजीओ दिशाहीन हो सकता है। और अब हम समझते हैं स्मार्ट को विस्तार से। स्मार्ट लक्ष्य क्या है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विशिष्ट का मतलब है स्पष्ट और केंद्रित, जैसे कि 50 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ये एक बिल्कुल केंद्रित आपका लक्ष्य है। मापने योग्य यानी प्रगति को ट्रैक करने योग्य, जैसे कि दान को हमने इस बार 10% बढ़ाना है, यानी कि हम उसको माप सकते हैं। प्राप्त करने योग्य यानी संसाधनों के हिसाब से यथार्थवादी। हम बिना रॉकेट के चांद पर नहीं पहुंच सकते हैं। प्रासंगिक का मतलब है कि मिशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो आपका मिशन है उससे जुड़ा हुआ आपका लक्ष्य होना चाहिए, और एक टाइम बॉन्डेड होना चाहिए, उस समय बद्ध होना चाहिए, यानी कि उसका कोई समय आप बांधेंगे कि हम आज से लेकर के 2027 तक हम ये चीज़ कर सकेंगे। तो स्मार्ट लक्ष्य सभी को एनलाइंड और प्रेरित रखते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ लगाने वाला एनजीओ ये तय कर सकता है कि कितने पेड़ कहाँ कब लगेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो रणनीतिक लक्ष्यों के उदाहरण हैं। रणनीतिक लक्ष्य व्यवहार में कैसे हो सकते हैं, कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे 3 साल में सामुदायिक आउटरीच को हम इतना बढ़ाएंगे, 30% बढ़ाएंगे, या 2027 तक हम 5 नए कार्यक्रमों के लिए फंडिंग हासिल करेंगे, 100 कर्मचारियों को हम प्रोजेक्ट प्रबंधन में प्रशिक्षित करेंगे, और ऐसे ही कई और हमारे लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे कि 10 नए संगठनों के साथ हम अपनी साझेदारी करेंगे। ये सभी लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य और प्रभाव से जुड़े हैं। ये एनजीओ को स्पष्ट लक्ष्य देते हैं, जैसे कि जो भी हमारा लक्ष्य है उस पे अपना निशाना साधना है। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब हम ये लक्ष्य मिशन से कैसे जुड़ते हैं उसको हम देखते हैं कि लक्ष्य को मिशन के साथ कैसे संरेखित करना है। आपके लक्ष्य ने आपके एनजीओ के मिशन को दर्शाना चाहिए। अगर आपका मिशन युवाओं को सशक्त करना है तो आपका लक्ष्य भी उससे ही संबद्ध होना चाहिए। ये अलाइनमेंट आपके काम को सभी कार्यक्रमों में समानता रखता है और हितधारकों को विश्वास देता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। कर्मचारियों और लाभार्थियों की राय लेना सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य प्रासंगिक हो। उदाहरण के लिए एक पर्यावरणीय एनजीओ पर्यावरण संरक्षण पर लक्ष्य तय कर सकता है, जैसे कि उसे इतना लगभग 1000 एकड़ जंगल को संरक्षित करना है, उसकी रक्षा करनी है।
गलत इलाइन लक्ष्य संसाधनों को बर्बाद करते हैं और प्रभाव को भी कम करते हैं। जब लक्ष्य और मिशन मेल खाते हैं तो आपका उद्देश्य चमक उठता है। अब बात करते हैं हम SWOT विश्लेषण की। जो SWOT विश्लेषण है, SWOT विश्लेषण, ये एक रणनीतिक नियोजन है, इसका उपकरण है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो किसी संगठन या परियोजना की ताकत, कमजोरी, अवसरों और खतरों का आकलन करने में मदद करता है। यह आंतरिक कारकों और बाहरी कारकों दोनों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो किसी परियोजना या व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। SWOT विश्लेषण एनजीओ के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक तरीके से गेम चेंजर इसे कहा जाता है। SWOT में जो S है इसका मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत, W का मतलब है वीकनेसेस, कमजोरियाँ, O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, और T का मतलब है थ्रेट्स या खतरे। ये उपकरण यह आकलन करता है कि संस्थान के अंदर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और भविष्य में क्या हो सकता है। ताकत और कमजोरी आंतरिक है, जैसे कि शानदार कर्मचारी, ये एक ताकत है किसी भी एनजीओ की, और अगर उनके पास फंडिंग कम है, सीमित फंडिंग है, तो ये एक कमजोरी है। अवसर और खतरे बाहरी हैं, जैसे कि नए अनुदान या नीति बदलाव। SWOT आपकी योजनाओं को सूचित करता है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और जोखिमों से कैसे निपट सकते हैं, ये आपको इस तरीके से समझा सकता है। ये आपके संगठन का स्वास्थ्य जांचने जैसा है। सबसे पहले अब हम समझते हैं SWOT विश्लेषण की ताकत क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले SWOT विश्लेषण में ताकत को समझते हैं। ताकत वो चीज़ है जो आपके एनजीओ को चमकाती हो सकता है आपकी ताकत उत्साही नेतृत्व, वफादार दानदाता या गहरा सामुदायिक विश्वास हो। ताकत की पहचान ये दिखाती है कि आप क्या विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मजबूत स्वयंसेवक नेटवर्क वाला एनजीओ कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ा सकता है, या एक एनजीओ जो पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और उसकी शानदार प्रतिष्ठा है, उसकी ये ताकत फंडर्स को आकर्षित कर सकती है। SWOT में ताकत को उजागर करना रणनीतिक जीत की नींव रखता है। अब कमजोरी की बात करते हैं। कमजोरियां आंतरिक बाधाएं हैं, जैसे सीमित फंडिंग, कर्मचारियों का टर्नओवर और पुरानी तकनीक। इनका सामना करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अनुदान लेखन में कमज़ोर एनजीओ या जो रिपोर्टिंग में थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अपनी फंडिंग के अवसर खो सकता है। कर्मचारियों की पहचान से आप सुधार की योजनाएं बना सकते हैं, जैसे प्रशिक्षण में निवेश। एक केस स्टडी में एक एनजीओ ने कर्मचारी टर्नओवर की समस्या को अपने कार्यस्थल की संस्कृति में सुधार करके हल किया। अब कार्यस्थल की संस्कृति का मतलब है कि किसी भी संगठन के भीतर जो साझा मूल्य हैं, दृष्टिकोण हैं, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, जो कि कर्मचारी के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसमें भी बदलाव ला करके आप कर्मचारियों के टर्नओवर को सही कर सकते हैं। कमजोरियों को स्वीकार करना असफलता नहीं है, बल्कि ये विकास का पहला कदम है। अब हम बात करते हैं अवसरों की। अवसर वो बाहरी संभावनाएं हैं जिन्हें आपका एनजीओ हासिल कर सकता है, जैसे नए फंडिंग के स्रोत, साझेदारियां या अनुकूल नीतियां। उदाहरण के लिए, अगर किसी एनजीओ को कोई सरकारी अनुदान मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दानदाताओं की प्राथमिकताओं में क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पे अगर एनजीओ नज़र रखे तो उससे भी उसे फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि कई एनजीओ CSR फंड का उपयोग करके अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अवसर आपके विकास और नवाचार का मौका है। अब खतरों की ओर हम जाते हैं कि खतरे क्या हैं। खतरे एक बाहरी चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक मंदी,
नए नियम या अन्य जो एनजीओ हैं उनसे प्रतिस्पर्धा, अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो ये जो आपकी योजनाएं हैं वो पटरी से उतर सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर राजनीतिक अस्थिरता है वो एनजीओ के फील्ड कार्य को बाधित कर सकती है। खतरों को पहचानने करके ही आप सही तैयारियां कर सकते हैं, जैसे आकस्मिक योजनाएं बना करके या कोई एनजीओ अपनी फंडिंग के सोर्स बढ़ा करके जोखिम को कम कर सकता है। खतरों को योजना बनाकर आप अपने मिशन को सुरक्षित कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो स्वॉट विश्लेषण है वो हम कैसे करें। स्वॉट विश्लेषण करना आसान है, ये बहुत पावरफुल है। पहले डेटा इकट्ठा करें, कर्मचारियों, दानदाताओं और लाभार्थियों से बात करें, विविध दृष्टिकोणों के लिए वर्कशॉप या सर्वेक्षण करें, फिर ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को सूचीबद्ध करें, प्रभाव और तात्कालिकता के आधार पर उन्हें प्राथमिकताएं दें। उदाहरण के लिए एक नया दानदाता एक अवसर है। अंत में अपनी खोजों को रणनीतियों में बदलें, जैसे कि समुदाय का विश्वास आपकी ताकत है तो इसका उपयोग फंडिंग के लिए हो सकता है। एक अच्छा स्वॉट विश्लेषण आपके अगले कदमों को मार्गदर्शन देता है। अब देखते हैं कि इन्हें हम योजनाओं में कैसे शामिल कर सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। स्वॉट एक चेकलिस्ट नहीं है, ये आपकी पूरी रणनीति को आकार देता है। ताकत का उपयोग अवसर को हासिल करने के लिए करें, जैसे मजबूत ब्रांड के साथ अनुदान लाना। कमजोरियों को दूर करें, जैसे कि तकनीकी अगर कमजोरियां हैं तो उसको अपग्रेड करके ये कमजोरी को दूर किया जा सकता है। खतरों को सक्रिय योजनाओं से कम करें, जैसे कि फंडिंग की विविधता ला करके। स्वॉट ये सुनिश्चित करता है कि आपके लक्ष्य यथार्थवादी और आपके परिवेश से जुड़े हों। स्वॉट को एकीकृत करके आप अपनी योजनाओं को अडिग कर सकते हैं। अब हम उदाहरणों को जोड़ करके देखते हैं। अगर हम कल्पना करें कि एक ग्रामीण शिक्षा पर केंद्रित एनजीओ है, उनकी नीतियां शिक्षक प्रशिक्षण पर काम करती है, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। उनकी 5 साल की योजना 10 नए स्कूलों को बनाने की है। रणनीतिक लक्ष्य में 25% छात्र नामांकन बढ़ाना शामिल है। स्वॉट विश्लेषण ने ताकत, समुदाय समर्थन और कमजोर सीमित फंडिंग दिखाई है। उन्होंने साझेदारियों का उपयोग करके फंडिंग की कमी को दूर करने का प्रयास किया और नीति बदलावों के लिए तैयार रहे। इस तरह एक एकीकृत दृष्टिकोण सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब हम इस पूरी चर्चा के बाद अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है निष्कर्ष। हमने इस पूरे व्याख्यान में देखा कि जो एडवांस स्ट्रेटजीज़ हैं एनजीओ को बेहतर बनाने की, एनजीओ प्रबंधन को बेहतर करने की, उस पर हम लोगों ने आज के व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की। पॉलिसी संरचना देती है, प्लानिंग दिशा देती है, लक्ष्य प्रभाव डालते हैं, और जो हमने अभी देखा स्वॉट आपको यथार्थवादी रखता है। एनजीओ को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो टूल्स हैं, ये जो उपकरण हैं, इनको यूज़ करके हम अनुकूलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस व्याख्यान के अंत में मैं यही आशा करती हूँ कि ये जो एडवांस रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको आप समझ पाए होंगे और इन ढांचों को अपने संगठन में लागू करेंगे, अपनी नीतियों की समीक्षाएं करेंगे और रणनीतिक योजनाएं करेंगे और स्मार्ट लक्ष्य तय करेंगे और स्वॉट विश्लेषण करके अपने एनजीओ को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद।